इंडियन रियल एस्टेट में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बेचने का सबसे पॉपुलर तरीका है सबवेंशन प्लान। मतलब बाय नाउ पे लेटर। जैसे 2080, 1090, 595 जैसी पेमेंट स्कीम। 2019 में आरबीआई ने ये सबवेंशन प्लान पे बैन लगा दिया था। उसके बावजूद आज भी सारे डेवलपर्स ये 1090 जैसे पेमेंट स्कीम्स यूज़ कर रहे हैं। तो क्या ये सच में कोई स्कीम है या फिर एक बहुत बड़ा स्कैम है? आज हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि सबवेंशन होता कैसे है, ये काम कैसे करता है, इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, इसका रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट क्या आया, सबवेंशन स्कीम को बैन क्यों किया गया था, बैन करने के बावजूद डेवलपर्स इसको आज कैसे यूज़ कर रहे हैं, होम बायर्स के लिए वार्निंग सिग्नल्स क्या हैं, एंड फाइनली होम बायर्स के लिए एडवाइस कि सबवेंशन प्लान कब लेना ठीक है और कब इसको अवॉइड करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि सबवेंशन है क्या। तो सबवेंशन बेसिकली एक बाय नाउ पे लेटर स्कीम है। मतलब एक होम बायर आज सिर्फ एक 10, 15, 20% अमाउंट दे के एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बुक कर सकता है और उसको बाकी की पेमेंट पूरी पोजीशन के टाइम पे करनी है। और ये पूरे अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में उसको किसी को भी कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको एक सिंपल में सबवेंशन प्लान बोलते हैं। अब ये सबवेंशन स्कीम काम कैसे करती है? तो ट्रेडिशनली सबवेंशन को बैंक सबवेंशन बोला जाता था, जहां पे एक ट्राइपार्टाई अग्रीमेंट बनता है बिटवीन दी बैंक, होम बायर एंड दी डेवलपर। जहां पे होम बायर एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदता है डेवलपर से और उसके लिए 10% बुकिंग अमाउंट देता है। बाकी की फंडिंग वो बैंक से होम लोन करा लेता है और फाइनली जो उसका सेल्फ कंट्रीब्यूशन के लास्ट 10% होते हैं वो एट द टाइम ऑफ पोजेशन देता है डेवलपर को। अब ये पूरे अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज के अंदर वो ना ही बैंक को या डेवलपर को कोई भी दूसरी पेमेंट करता है और उसकी ईएमआई एक बार पोजीशन आ गया उसके बाद ही शुरू होती है। अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में जो भी इंटरेस्ट बनेगा बैंक का, वो डेवलपर कमिट करता है कि वो बेयर करेगा। तो क्या डेवलपर बैंक को हर महीने ईएमआई का चेक देता है? तो जी नहीं। बैंक कंस्ट्रक्शन स्टेज के हिसाब से डेवलपर को फंड्स रिलीज करता है और जब भी वो स्टेज के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट ड्यू होता है वो उस फंड्स में से डिडक्ट कर लेता है। तो लेट्स से बैंक को डेवलपर को 100 रुपए देने हैं और 10 रुपए का इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, तो बैंक वो 100 में से 10 काट के 90 रुपए ही डेवलपर को देगा। बट इसमें बैंक की भी एक कंडीशन होती है कि ये सबवेंशन सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और यूजुअली ये 3 साल के लिए होता है। मतलब कि ये प्रॉपर्टी 3 साल के अंदर रेडी हो जानी चाहिए। अगर 3 साल के अंदर ईएमआई शुरू नहीं हुई तो बैंक फ्यूचर फंड्स जो डेवलपर को रिलीज कर रहा है उसमें से इंटरेस्ट एडजस्ट नहीं करेगा, वो ईएमआई शुरू कर देगा। और ये ईएमआई पे कौन करेगा? जिसने होम लोन लिया है। और होम लोन किसने लिया है? बायर ने लिया है। तो बेसिकली 3 साल के अंदर अगर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ तो होम बायर की ईएमआई शुरू हो जाएगी और उसको हर महीने प्री ईएमआई इंटरेस्ट बैंक को देना होगा। सो दिस इज व्हाट बेसिकली सबवेंशन स्कीम लुक लाइक। तो अब ये सबवेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस हुई क्यों थी? तो जब भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तब ये कहा गया था कि ये बायर्स को हेल्प करने के लिए बनाई गई है। अब यूजुअली इंडिया में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी से सस्ती होती है। बट जो लोग रेंट पे रहते हैं वो रेंट का खर्चा प्लस ईएमआई का खर्चा ये दोनों चीजें साथ में अफोर्ड नहीं कर सकते। और बाय द टाइम ये प्रॉपर्टी रेडी होती है तो वो ऑलरेडी इतनी महंगी हो जाती है कि उनके बजट के बाहर हो जाती है। तो ऐसे बायर्स को हेल्प करने के लिए सबवेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी कि अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में उनको कोई भी ईएमआई पे करनी ना पड़े और जब पोजीशन आए तब उनको ईएमआई शुरू हो। तो मतलब उनके पास डबल खर्चा कभी भी ना होना पड़े। बट क्या असलियत में ये बायर्स को हेल्प करने के लिए थी या फिर डेवलपर्स और बैंकर्स को हेल्प करने के लिए थी? तो सच्चाई ये है कि ये डेवलपर्स और बैंकर्स के लिए बनाई गई थी। अब डेवलपर्स को एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए लैंड खरीदना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन का खर्चा है, तो बेसिकली बहुत सारा पैसा चाहिए। अब जब वो ये पैसा लोन पे लेते हैं तो उनको 18 से 24% का इंटरेस्ट रेट पड़ता है। बट यही जब एक होम बायर बैंक लोन लेता है तो उसको सिर्फ 6 से 8% का इंटरेस्ट रेट पड़ता है। तो ये डेवलपर के लिए बहुत अच्छा फंड रेज करने का तरीका बन गया कि होम लोन एक बायर लेगा और उसके बेसिस पे बैंक उसको फंड रिलीज करेगा और वो खर्चा सिर्फ 6 से 8% होगा। तो उसकी एक बहुत बड़ी सेविंग हो जाएगी। बट क्या जेन्युइनली डेवलपर्स ये 6 से 8% का खर्चा भी खुद बेयर करते थे? तो जी नहीं। ये पूरा कॉस्ट वो वापस से बायर के ऊपर ट्रांसफर कर देते थे। तो यूजुअली आप देखोगे कि सबवेंशन स्कीम एक नॉर्मल सीएलपी प्लान से 10 से 15% महंगी होती है, राइट? क्योंकि वो जो भी इंटरेस्ट का कॉस्ट है वो डेवलपर इसी पेमेंट के अंदर एडजस्ट कर देता है। अब बायर भी इसमें टिपिकली ओके होता है। रीजन बीइंग कि आज अंडर कंस्ट्रक्शन में उसको प्रॉपर्टी 10% महंगी पड़ रही है, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी तो शायद वो 25, 30, 40% महंगी पड़े। तो बायर बोलता है इट्स ओके, आज मेरे को पता है 10% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ,
बट मेरे को घर भी तो मिल जाएगा। इसके साथ में बैंकर्स भी बहुत हैप्पी थे क्योंकि उनके लिए कंप्लीटली नया सेगमेंट ओपन हो गया और बहुत सारे नए होम बायर्स मिल गए जो लोग पहले घर नहीं खरीद सकते थे। तो ये एक विन विन सिचुएशन बन गई थी बैंकर्स, डेवलपर्स और होम बायर्स तीनों के लिए। अब इस सबवेंशन स्कीम का रियल एस्टेट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आया? सबसे पहला इम्पैक्ट ये आया कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये रेंट प्लस ईएमआई अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब उनके पास एक नया ऑप्शन था घर खरीदने का, और उस वजह से बहुत सारे लोगों ने घर खरीदना शुरू कर दिया। इस केस के अंदर बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स भी क्रिएट हो गए क्योंकि उनको लगा कि आज तो मुझे सिर्फ 10% पेमेंट करनी है और बाकी की पेमेंट एट द टाइम ऑफ पोजेशन करनी है। बट रियल एस्टेट जब तक वो रेडी होता है तब तक वो प्रॉपर्टी काफी अच्छी अप्रिशिएट हो जाती है और 20-30% मेरे को प्रॉफिट हो सकता है। तो आज लेट्स मी बुक दिस फ्लैट और जब उसका पोजीशन आएगा तो खुद पेमेंट करने की जगह मैं इसको 10-15% प्रॉफिट कमा के बेच दूंगा। तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स बन गए। इतनी ज्यादा डिमांड देख के बहुत सारे डेवलपर्स बहुत बड़े डेवलपर्स बन गए। जो पहले एक आधे प्रोजेक्ट करते थे उन्होंने अचानक से 10-15-20 प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए। बहुत सारे लोग जो रियल एस्टेट में नहीं थे वो रियल एस्टेट में एंटर कर गए और डेवलपर्स बन गए। तो ओवरऑल रियल एस्टेट के अंदर अनरीजनेबली प्राइस राइज हो गया और आपने देखा होगा कि ये अचानक से बीच में कुछ टाइम के लिए प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट क्रैश हो गया। तो अब ये सबवेंशन स्कीम पे बैन लगाया क्यों गया? तो सबवेंशन स्कीम रेरा आने के पहले की स्कीम है। उस टाइम पे डेवलपर्स को ये बहुत ही इजी तरीका मिल गया था फंडिंग गेन करने का फ्रॉम दी बैंक्स। और जब ये लो कॉस्ट फंडिंग उनको मिली तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की जगह पे और नया लैंड एक्वायर किया और नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। और उस वजह से जिस प्रोजेक्ट के लिए उनको ये फंडिंग मिली थी वो प्रोजेक्ट डिले हो गया। और ये डिले कुछ 6 महीने 1 साल से नहीं था, ये डिले थे 5 साल 6 साल 7 साल से। जहाँ पे प्रॉपर्टी 3 साल में बननी चाहिए थी वो प्रॉपर्टी अब 6 साल 8 साल 9 साल में भी नहीं बन रही थी। और बैंक्स को तो बेसिकली 3 साल का टाइम था, 3 साल के बाद उनको किसी से तो इंटरेस्ट लेना था और वो इंटरेस्ट ले रहे थे होम बायर से। अब ये होम बायर ने जिसने घर लिया ही इसलिए था कि वो रेंट और ईएमआई दोनों चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता था, अब उस पर ये डबल प्रेशर आ गया। और ये प्रेशर 6-7 महीने के लिए नहीं, जैसे मैंने बोला 4 साल 5 साल 6 साल के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया। और उस वजह से एक कस्टमर मूवमेंट शुरू हुआ। और ये क्योंकि डेवलपर्स का कोई एक आधा केस नहीं था, ये केस एक क्रॉस इंडिया हो रहे थे बहुत सारे डेवलपर्स के साथ में। तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ, कस्टमर्स की कंप्लेंट हुई और गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया और फाइनली रेरा का फॉर्मेशन हुआ 2016 में। रेरा ने ये ऑब्जर्व किया कि सबवेंशन स्कीम को डेवलपर्स बहुत ही गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं और इसीलिए आरबीआई ने फाइनली 2019 में इस पर बैन लगा दिया। तो अब जब ये सबवेंशन स्कीम पे ऑलरेडी बैन लग चुका है तो उसके बावजूद डेवलपर्स ये 2080 और 1090 जैसे सबवेंशन स्कीम्स चला कैसे रहे? तो डेवलपर्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट निकले। इसलिए जो बैन लगा था वो सिर्फ बैंक सबवेंशन पे था। उन्होंने सबवेंशन के 2 नए वेरिएशन क्रिएट कर दिए। सबसे पहला वेरिएशन है रीइंबर्समेंट मेथड, जहाँ पे होम बायर बैंक से लोन लेता है और डेवलपर होम बायर को कमिट करता है कि ये जो भी कंस्ट्रक्शन स्टेज में इंटरेस्ट की पेमेंट है वो डेवलपर होम बायर को रीइंबर्स कर देगा। अब ये रीइंबर्स करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि लेट्स से 3 साल का अगर अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड है तो डेवलपर ने होम बायर को 36 चेक लिख के दे दिए कि आपके हर महीने की जो ईएमआई है ये मैंने तो आपको पकड़ा दी। दूसरा तरीका ये है कि वो बोलता है कि अच्छा ये टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट जो है आपका ये 10 लाख रुपए है 3 साल का, तो आपका जो टोटल प्राइस है लेट्स से 1 करोड़ का घर है तो उसमें आपको 10 लाख रुपए माइनस कर देता हूँ, आप 90 लाख में ये घर ले लो। अब इवेंचुअली ये रीइंबर्समेंट स्कीम बहुत ज़्यादा रिस्की है। रीज़न भी, अगर प्रोजेक्ट थोड़ा सा भी डिले हो गया तो आप बुरी तरह फंस जाओगे। क्यों? क्या डेवलपर आपको वो एक्स्ट्रा डिले के चेक्स देगा? अगर डिले हो गया लेट्स से 1 साल 2 साल से, तो क्या वो आपको एडिशनल 12 चेक 24 चेक इशू करके देगा? यूजुअली कोई डेवलपर नहीं करता। दूसरा, आपका प्राइस ऑलरेडी फाइनल हो गया है, आपने 1 करोड़ का घर 90 लाख में ऑलरेडी फाइनल कर दिया है। बट अगर वो पूरा पोजेशन डिले हो गया 1 साल 2 साल से और आपको एडिशनल इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया और 2-4 लाख रुपए का, तो क्या डेवलपर उसको एडजस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि आपका प्राइस पहले से ही फाइनल हो चुका है, आप अग्रीमेंट कर चुके हो। तो बेसिकली रीइंबर्समेंट वाला मेथड बहुत ज़्यादा रिस्की है और इसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा मेथड है बेसिकली उसको बोलते हैं बिल्डर सबवेंशन। अब बिल्डर सबवेंशन में बैंक डेवलपर क्या बोलता है कि आपको कोई भी बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आज मेरे को 10% दो, पोजीशन के टाइम पे आप मेरे को 90% देना। वो पोजीशन के टाइम पे आपको बैंक से लोन लेना है आप ले लो या खुद अपनी तरफ से पैसे देने हैं दे दो। बट ये पूरे अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में डेवलपर बोलता है कि मुझे किसी से भी, बैंक से आपसे किसी से भी 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं अपनी फंडिंग खुद अरेंज करूंगा और उसका जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट है मैं खुद बेयर करूंगा।
इस केस में डेवलपर ये प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अगर आपको नॉर्मल CLP प्लान में वो घर अगर लेट्स से 1 करोड़ का मिलता है, तो इस केस के अंदर वो घर की वैल्यू 10 से 15% बढ़ा देगा। तो इस केस में आपको घर पड़ेगा 110 115 का। बट वो फिर भी रीजनेबली ओके है, क्योंकि इसके अंदर अगर आपका प्रोजेक्ट डिले हो भी जाता है तो भी आपका प्राइस पहले से फाइनल है। अब इसमें डेवलपर ये नहीं कर सकता कि वो डिले 3 साल की जगह पे उसने 5 साल में डिलीवर किया अगर, तो जो 2 साल का डिले हुआ है तो वो एडिशनल कॉस्ट आपसे रिकवर करे। वो नहीं कर सकता क्योंकि पहले से ही आपका अग्रीमेंट हो चुका है। तो इस केस में डेवलपर की पूरी कोशिश रहेगी कि वो जल्द से जल्द आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करे और अपनी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ फंडिंग में थोड़ी सी सेविंग करे। तो जब सबवेंशन स्कीम इतनी ज़्यादा महंगी पड़ती है डेवलपर को, तो वो एक नॉर्मल डाउन पेमेंट या CLP पे अपना घर क्यों नहीं बेच लेता? वो अभी भी सबवेंशन पे क्यों बेचने की कोशिश कर रहा है? इनफैक्ट रादर हमको ये समझना पड़ेगा कि कौन से डेवलपर्स हैं जो सबवेंशन पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन डेवलपर्स को हम 4 अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले वो लोग जिनके पास कैश क्रंच है। अब इनके पास कैश क्रंच क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। उस वजह से इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा लोन ले लिया है और वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम है। तो ये चाहते हैं कि इनके रेवेन्यू फास्ट जनरेट हो, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा घर बिकें, ताकि वो रेवेन्यू दिखा के वो और लोन ले सके, उनका कैश क्रंच का प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसमें दूसरी कैटेगरी वो लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनको ईदर बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं है या फिर उनका जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो उनको लगता है कि भाई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करने से बेटर है कि मैं एक होम बायर को थोड़ा सा 6% 8% का एडिशनल रीइंबर्समेंट कर दूं। हेंस दे मूव टुवर्ड्स द सबवेंशन प्लान। इसमें थर्ड कैटेगरी वो है, वो डेवलपर्स जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनका प्रोडक्ट बिक जाएगा। मतलब या तो उनका ब्रांड बहुत ही ख़राब है या फिर उनके प्रोजेक्ट की लोकेशन इतनी ख़राब है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि 3 साल बाद इस लोकेशन पे कोई घर लेना चाहेगा। तो वो क्या करते हैं कि आज जितना भी मार्केटिंग करके मैं अपना प्रोडक्ट जितना फास्ट बेच सकता हूँ उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। और 1090 2080 जैसे सबवेंशन प्लान से ज़्यादा बेटर मार्केटिंग की और कोई टेक्निक ही नहीं है। हेंस दे ट्राई टू पुश देयर प्रोडक्ट थ्रू दिस काइंड ऑफ सबवेंशन प्लान्स। फाइनली वो कैटेगरी ऑफ डेवलपर हैं जिसका प्रोडक्ट नियर पोजेशन है, मतलब उसके अंदर लास्ट के 1-1.5 साल बचे हैं। अब वो चाहता है कि उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कम हो जाए, इसीलिए वो थोड़े से इनोवेटिव आपको सबवेंशन प्लान ऑफर करेंगे। मतलब 60-40 50-50, मतलब आज आप 50% पेमेंट कर दो और 50% एट द टाइम ऑफ पोजीशन दे दो। तो ये डेवलपर्स फिर भी थोड़े से सेफ हैं क्योंकि इनका ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अब फाइनली बायर्स के लिए एडवाइस कि कब सबवेंशन प्लान ओके है और कब इसको अवॉइड करना चाहिए। तो जब भी आप सबवेंशन प्लान को इवैल्यूएट कर रहे हैं, सबसे पहले आप डेवलपर के क्रेडेंशियल्स को ढंग से इवैल्यूएट कीजिए, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छे से इवैल्यूएट कीजिए। मतलब उसके पास कितना डेट है, वो कितना हाईली लेवरेज्ड है। मतलब आपको ये करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये चारों कैटेगरी में से ये डेवलपर कौन सी कैटेगरी में फिट होता है। मतलब उसने ये सबवेंशन प्लान अगर लॉन्च किया है तो किस कारण की वजह से किया है। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को ये डेवलपर में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दूसरा पीस ऑफ एडवाइस ये है कि आप अगर सबवेंशन प्लान ले भी रहे हैं तो आप ऐसे डेवलपर से लीजिए जो काफ़ी बड़ा ब्रांड है, जिसकी एक हिस्टोरिकल लेगेसी है, जिसके मल्टीपल बिजनेसेस हैं और वो सिर्फ रियल एस्टेट इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि कल अगर रियल एस्टेट मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आए भी तो भी उसके पास दूसरे बिजनेसेस हैं जहाँ से उसके पास पैसे आ रहे हैं, तो बैंकरप्ट नहीं होगा। जहाँ से उसके पास फंड्स रेज करने की कैपेबिलिटी है और वो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देगा। वो इतना बड़ा ब्रांड है कि उसको अपना नाम खराब होने से बेटर ये है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके डिलीवर कर दे। जो डेवलपर्स प्योरली रियल एस्टेट पे डिपेंडेंट हैं, अगर उनका कोई एक प्रोजेक्ट के अंदर भी छोटा सा प्रॉब्लम आ गया तो उनके बाकी सारे प्रोजेक्ट्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है और इवेंचुअली उनका प्रोडक्ट डिलीवरी में बहुत बड़े इश्यूज आ जाते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर बाइंग अ सबवेंशन प्लान। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सबवेंशन प्लान। होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा कि आपको अच्छा लगा है, देख के थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस दी बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि हम इसी तरीके से रियल एस्टेट पर नॉलेज बेस्ड वीडियोस बनाते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ। आई एम रोहन भारद्वाज, टेक केयर, हैव फन।